हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो के द्वारा आप इस चैप्टर का बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आज इस चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि आज आपके सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो बायोटेक्नोलॉजी को हम एक तो अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और एक डेफिनेशन हमें यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को तो हमें एज इट इज याद करना है, जैसा हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। लेकिन हम अपने तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल cells or their component to generate products and services which is useful to human beings। यानी ऐसी टेक्निक्स जो किसी माइक्रोब से, किसी प्लांट से या किसी एनिमल सेल से कुछ ऐसे प्रोडक्ट जनरेट करें जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसी सभी टेक्निक्स को हम क्या कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कर्ड को देखें तो हमने मिल्क से कर्ड बनाया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ। हमने वाइन तैयार की, है ना, हमने ब्रेड प्रोड्यूस किया। ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, अगर हम इसमें देखें तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं और इन सब में कहीं ना कहीं माइक्रोब की हमने मदद ली। ऑफ कर्ड, वाइन, ब्रेड, जीन सिंथेसिस, आरडीएनए, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इस सब में कहीं ना कहीं हम ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तैयार कर रहे हैं जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज होते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन की बात करें तो इसमें भी वही सेम चीज कहा गया है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विद द ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे नेचुरल साइंस का और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का एक इंटीग्रेशन करके हमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तैयार करने हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक के द्वारा दी गई डेफिनेशन हो गई। तो बायोटेक समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो मॉडर्न बायोटेक है इसकी दो कोर टेक्निक्स होती हैं। नंबर एक इसमें होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए में कोई चेंजेस कर देना, ऑल्ट्रेशन कर देना। और ऐसा करने से क्या हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके डीएनए या आरएनए में चेंज करने से उनके फिनोटाइप्स चेंज हो जाएं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। अब इन ऑर्गेनिज्म को हमें ग्रो कराना है टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेंगी। ये स्टेराइल कंडीशन क्या होती हैं, ऐसी कंडीशन विच इज फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स और विच इज फ्री फ्रॉम द कंटेमिनेशन। डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई और दूसरा कंटेमिनेशन ना हो जाए, कोई दूसरा और माइक्रोब ग्रो ना हो जाए, उसके लिए हमें स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो ये दो कोर ब्रांचेस हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टेराइल कंडीशन इन दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैसे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, फिर जीन ट्रांसफर देखेंगे और जीन क्लोनिंग समझेंगे। लेकिन इन तीनों चीजों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, एक टॉपिक आता है एनसीईआरटी में कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट था ये डेवलप कैसे हुआ। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से आपको ये समझना है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये आपको अलाउ करती है, इट हेल्प अस टू आइसोलेट द डिजायर्ड जीन। देखिए इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप केवल किसी डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी टारगेट ऑर्गेनिज्म में, किसी भी टारगेट ऑर्गेनिज्म में। यानी कहने का मतलब है कि क्या ऐसी कोई टेक्निक है जिससे केवल और केवल कोई डिजायर्ड कैरेक्टर ही किसी टारगेट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाया जा सके, तो आप कह सकते हो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है। सबसे पहले हमने पढ़ा था
कि हमारे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे जाते हैं भाई? रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा था भाई? जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो जेनेटिक मटेरियल थे उनका कॉम्बिनेशन हो रहा था, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू जीन्स, है ना, जीन्स के कॉम्बिनेशन से। लेकिन इससे क्या क्रिएट हो रहे थे? वेरिएशंस। तो वो वेरिएशंस किसकी वजह से आ रहे थे? मदर से भी आ रहे थे कैरेक्टर, फादर से भी आ रहे थे। तो यहाँ डिजायर्ड और अनडिजायर्ड का बात ही नहीं होती कुछ। वहीं अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में देखें, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें ये प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग में हमने देखा था। इसकी एक नेगेटिविटी ये थी कि इसमें अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते थे टुगेदर विद डिजायर्ड कैरेक्टर। भाई डिजायर्ड कैरेक्टर तो जाते ही हैं हाइब्रिडाइजेशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, लेकिन साथ साथ क्या अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी जा रहे हैं। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें केवल हम किसी पर्टिकुलर जीन को किसी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करेंगे और किसी वेक्टर की हेल्प से उसे दूसरे टारगेट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये होता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 टॉपिक को हमें समझने पड़ेंगे। क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, जीन ट्रांसफर और जीन क्लोनिंग। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि रिकॉम्बिनेंट जीन कैसे क्रिएट किया जाता है, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन। तो रिकॉम्बिनेंट जीन में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, आरडीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहेंगे? यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए को हम क्या कहते हैं? आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? दो डिफरेंट डीएनए का विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। दो लाइगेज एंजाइम दो डिफरेंट डीएनए को आपस में जोड़ देगा, तो इससे जो डीएनए बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहला ये डीएनए किसने प्रोड्यूस किया था? देखिए स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 में प्रोड्यूस किया था। कैसे प्रोड्यूस किया था? इन्होंने क्या किया था, एक जीन लिया, उसको लिंक कर दिया विद द प्लाज्मिड डीएनए, लिंक विद द प्लाज्मिड डीएनए। इस तरीके से इन्होंने सबसे पहले बनाया था। अब ये प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है ये भी अभी हम समझेंगे। प्लाज्मिड डीएनए का मतलब होता है, प्लाज्मिड का मतलब होता है एनी एक्स्ट्रा, एनी को हटा देते, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन माइक्रोब्स। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोब्स के अंदर। यानी एक ऐसा डीएनए जो एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए हो और जिसके पास है सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, जिसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह काम करता है। ये हम आगे अभी अच्छे से समझ लेंगे इसको डिटेल में। अभी इसको बस इतना समझो कि एक डीएनए होता है जिसके पास रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, इस डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये माइक्रोब से आइसोलेट किया जाता है। तो पहले इसी टॉपिक पे आते हैं लौट के कि स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने किस तरीके से प्लाज्मिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। तो इन्होंने क्या किया था? देखिए दो अलग अलग बैक्टीरिया लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझना है। एक बैक्टीरिया था इनका साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी लिया, और दूसरा बैक्टीरिया था इकोलाई। इकोलाई से इन्होंने प्लाज्मिड निकाला और साल्मोनेला टाइफी से इन्होंने एक जीन निकाला जिसके पास थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था और इससे क्या निकाला इन्होंने? प्लाज्मिड। इन दोनों डीएनए को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों डीएनए को क्या किया? आपस में जोड़ दिया। और इनको जोड़ने के बाद मान लो ये हमारे पास डीएनए है, ये हमारे पास प्लाज्मिड है सर्कुलर डीएनए, और इसमें इसको यहां पर कट लगा के इसको यहां जोड़ दिया। तो इस तरीके से जो डीएनए बना वो क्या बोला गया बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया?
इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे बनाया गया, कौन से बैक्टीरिया से क्या क्या लिया गया, ई कोलाई से प्लाज्मिड लिया गया, साल्मोनेला टाइपी से एक जीन लिया जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, इस जीन को इस प्लाज्मिड से लाइगेज एंजाइम की हेल्प से लिंक कर दिया और इस डीएनए को बोला गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आगे बात समझ में। जीन ट्रांसफर, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने पढ़ लिया, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये हमें समझना है, हमें क्या क्या पढ़ना था, क्रिएशन ऑफ आरडीएनए ये हमने समझ लिया अभी, आरडीएनए कैसे बनता है। इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ जीन और तीसरा था जीन क्लोनिंग। ये 3 स्टेप्स हमें पढ़ने थे। अब देखिए जीन ट्रांसफर क्या होता है। जीन ट्रांसफर का मतलब होता है कि जो आपके पास आरडीएनए है या कोई भी जीन है आपके पास, सपोज ये आपके पास जीन है या आपके पास कोई आरडीएनए है, जब आप इसको किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हो तो इसे हम कहते हैं जीन ट्रांसफर। किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट सेल के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कोई स्टेप या कोई मेथड होता है? बिल्कुल होता है। एक कई सारे मेथड होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। या तो हम माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा इस जीन को इस होस्ट सेल के अंदर पहुंचा सकते हैं, जीन गन मेथड भी होता है हमारे पास, जीन गन मेथड के द्वारा भी, ये सब सारे मेथड हम आगे पढ़ेंगे। तो टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में हाउ टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो हम अभी पढ़ा हमने, हाउ द जीन इज ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल वो हम आगे पढ़ेंगे। माइक्रो इंजेक्शन है, जीन गन मेथड के द्वारा हम किसी जीन को होस्ट सेल के अंदर पहुंचाते हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है बेटा, तीसरा इसमें जीन क्लोनिंग, इसको बहुत ध्यान से समझना है। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है? जीन क्लोनिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास आरडीएनए है या कोई भी जीन है, जब आप इसको होस्ट के अंदर पहुंचाते हैं, किसी होस्ट सेल के अंदर, इस होस्ट सेल के अंदर अपना क्या होता है, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इस पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके, इस पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके जब कोई जीन अपनी कॉपी करना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई करता है अपने जैसे और बहुत सारे जीन बना लेता है, तो इसे कहते हैं हम जीन क्लोनिंग। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ इतनी सी बात को हम जीन क्लोनिंग कह रहे हैं? इसके लिए आपको इसकी की बेसिक पॉइंट को समझना पड़ेगा। देखिए किसी भी क्रोमोजोम में, मान लो ये हमारे पास कोई क्रोमोजोम है या सर्कुलर डीएनए है, इसके पास एक जीन होता है या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहां से इस जीन की या इस डीएनए की कॉपी होना स्टार्ट होता है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कहते हैं हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहां पर हमने अगर क्या किया, इसी सीक्वेंस में जब हम किसी एलियन पीस ऑफ जीन को, यानी मान लो हमारे पास कोई जीन है, अगर हम इस जीन को इससे लिंक कर दें, किससे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, तो फिर इस जीन की कॉपी होगी। देखिए तो फॉर ये हमारे पास कोई जीन है, इसकी हमें कॉपी करनी है, तो इसकी कॉपी करने के लिए इट शुड बी द पार्ट ऑफ दिस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये तभी कॉपी कर पाएगा जब इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का ये पार्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। तो जीन क्लोनिंग में हमें एक ये बेसिक समझना है कि क्रोमोजोम के पास क्या होता है, एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हमें किसी जीन की कॉपी करनी है तो इस जीन को इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से लिंक करना पड़ेगा, तभी इसकी कॉपी हो पाएगी। ठीक है, तो हमें वही करना है। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम होस्ट सेल में पहुंचाते हैं तो होस्ट सेल के अंदर ये अपनी कॉपी कर लेगा क्या? नहीं, इसको पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीछे के कुछ सालों में बोर्ड में पूछे गए हैं इसी टॉपिक से। देखिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर क्वेश्चन आ सकता है, तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये आपके सामने है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर की क्लोनिंग करने के लिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द पॉइंट फ्रॉम विच द रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके बिना तो रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। किसी भी वेक्टर का रेप्लिकेशन उसके ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होता है, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज ओराई, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस, हम बता देंगे। व्हाट इज ओराई इन अ क्रोमोजोम, किसी भी क्रोमोजोम में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, यानी द पॉइंट या द स्पेसिफिक सीक्वेंस फ्रॉम विच द रेप्लिकेशन स्टार्ट।
ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई एन एलियन पीस ऑफ डीएनए नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ होस्ट डीएनए फॉर इट्स क्लोनिंग, व्हाई इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड, क्यों जरूरत पड़ी इंटीग्रेट होने की, क्योंकि इस होस्ट के डीएनए के पास क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही इस एलियन पीस ऑफ डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। भाई ऐसे समझो, ये आपके पास सिंपल एक जीन है, एक पीस ऑफ डीएनए, ये पूरा डीएनए नहीं है, ये क्या है, एक सिंपल पीस ऑफ डीएनए या जीन है एक छोटा सा, और यहां आपके पास ये पूरा क्रोमोसोम है। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसके पास होता है, क्रोमोसोम के पास होता है, न कि जीन के पास। तो यहां पे ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, इस जीन पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। तो रेप्लिकेशन ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, द सीक्वेंस फ्रॉम विच रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो क्या इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, नहीं, क्योंकि इस पे हो रहा ही नहीं है। क्या इसमें रेप्लिकेशन हो सकता है क्योंकि इसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो इस जीन को अगर अपनी कॉपी करनी है तो इसको इससे लिंक होना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो दिस जीन शुड बी इंटीग्रेटेड टू द होस्ट ऑफ डीएनए बिकॉज दिस होस्ट डीएनए कंसिस्ट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सो द जीन कैन ऑल्सो बी कॉपीड इटसेल्फ। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन यहां पे बनता है जो बहुत ज्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये अक्सर आपकी एनसीईआरटी से ही सीधा एज इट इज पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए किन किन स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, तो आप इसका सीधा सा आंसर दे सकते हो, देयर आर 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। कितनी स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन छाप देनी है, इसमें 3 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। दूसरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट, किसी भी होस्ट के अंदर उस डिजायर्ड डीएनए को ट्रांसफर करना। और तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए इन द होस्ट। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, आपने ये कहीं से डीएनए निकाला, इस डीएनए में ये कोई पर्टिकुलर आपका जीन है इस डीएनए के पास, इसको आपको कहां पहुंचाना है, पहले इसमें से कट लगा, इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के इसमें से पीस ऑफ डीएनए में से इस जीन को निकालोगे, और इस जीन को कहां पहुंचाओगे, होस्ट के अंदर। लेकिन क्या होस्ट के अंदर डायरेक्टली चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, प्लाज्मिड की। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इसमें लिंक करेंगे ताकि ये अपनी कॉपी कर सके। भाई यहाँ तुमने लिंक किया इसका ऑरिजिन से, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से लिंक किया, अब ये बन गया हमारे पास आरडीएनए, और फिर इस आरडीएनए को किसमें डाल देंगे, इस बैक्टीरिया में। अब इस बैक्टीरियल सेल को आप मेंटेन करोगे स्टेराइल कंडीशन पर ताकि ये ग्रो करे और अपने जैसे और नई बैक्टीरिया बनाए। ठीक है, अब हर बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए अपनी कॉपी करेगा। इस तरीके से आप 3 स्टेप्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे हो। ये वाला बैक्टीरिया क्या बोला जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। बेटा इसके बाद है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये यहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको कुछ की एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। इसमें एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। एक यहाँ पे आपको पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो कि होस्ट के अंदर होता है। तीसरा यहाँ पे लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है,
और चौथा यहाँ पे वेक्टर। ये हमारे बेसिक टूल्स होते हैं। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स की बात करें तो ये हमारे टूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज, लाइगेज और वेक्टर। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा था, एक बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम्स डिस्कवर हुए थे, है ना। ये 1963 के अराउंड एनसीईआरटी में देख लेना। यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ दो एंजाइम्स, एक एंजाइम्स था जो कि मिथाइल ग्रुप डोनर था, मिथाइल डोनर था। ऐसे एंजाइम को कहते हैं हम मॉडिफिकेशन एंजाइम्स। ये मॉडिफिकेशन एंजाइम्स थे, ठीक है। और दूसरा एंजाइम था जो डीएनए को कट लगाता था, कट द डीएनए। तो ये जो दूसरा एंजाइम था जो डीएनए को कट लगाता था, इन एंजाइम्स को क्या कहा गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडो या सीधे कहें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे। और इनकी एक बड़ी क्लास या लार्ज ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इनको न्यूक्लियेजेस। ये न्यूक्लियेजेस एंजाइम होते हैं क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को कट लगा रहे हैं, तो इनको न्यूक्लियेजेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते कहां पर है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिलते हैं किसके अंदर, माइक्रोब्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर से आइसोलेट किए जाते हैं बेटा। ये आज की डेट में मोर देन 900 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर डिस्कवर्ड। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन से, एक तो एंडोन्यूक्लियस और एक होते हैं हमारे एक्सोन्यूक्लियस। दोनों में अंतर क्या है, एक्सो माने समझ में आ रहा है, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है जो कट द डीएनए एट द एंड, कट द डीएनए एट द एंड। ये जो डीएनए को एंड पर कट लगाते हैं उनको हम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। और ये कट द डीएनए, यहां एक चीज समझनी है, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। यानी डीएनए के बीच में कट तो लगाएंगे, जैसे मान लो ये डीएनए है तो डीएनए में यहां ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कट लगा देंगे विद इन द डीएनए, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट लगाते हैं। और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कहते हैं हम, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को कहते हैं बेटा रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है किसी भी डीएनए में, ये स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। और इसके मोस्टली जो नंबर होते हैं 6 बेस पेयर्स इन नंबर, 6 बेस पेयर का ये सीक्वेंस होता है। इसको हम रिकॉग्निशन, जो सबसे पहला रिकॉग्निशन सीक्वेंस डिस्कवर हुआ था वो 6 बेस पेयर का था। ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इको आर1 का जो, ये इको आर1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखोगे तो GAATTC। यानी डीएनए में जहां पर भी GAATTC होगा वहां पे ये इको आर1 कट लगा देगा। तो GAATTC को हम क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो कहीं पर भी कट नहीं लगाएगा, जहां ये सीक्वेंस होगा केवल वहीं पर कट लगेगा। इसलिए इसे कह रहे हैं हम कि ये स्पेसिफिक पोजीशन पर ही डीएनए को कट लगाता है। तो जितने भी एंजाइम्स है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हर एंजाइम की अपनी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी और वो उसी सीक्वेंस पे जाके कट। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की फंक्शनिंग, ये फंक्शन कैसे करते हैं पूछा जा सकता है स्पेशली। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर आप किसी डीएनए पे डालते हो तो इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ डीएनए, ये सबसे पहले उस डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, फाइंड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये उसमें अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके बाद क्या करेगा, बाइंड विद द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस से बाइंड हो जाएगा एंड मेक द कट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस विच आर पैलिंड्रोमिक। देखिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यहां पे एक वर्ड आ गया पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है,
जो दोनों साइड से सेम रीड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मलयालम, मान लो हम ये एक सीक्वेंस मान लेते हैं, तो इधर से रीड करेंगे तो भी मलयालम है, इधर से रीड करेंगे तो भी मलयालम है। ऐसी सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द डीएनए अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस। यानी जो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसके सेंटर पर नहीं कट लगाते, उससे थोड़ा दूर या अपोजिट साइड। और कहां पर कट लगाएंगे ये भी ध्यान से समझ लो। जैसे GAATTC मान लो, मैं इसको, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया, हम इधर से जा रहे हैं तो GATTC, इधर जा रहे हैं तो GATTC। ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के, सपोज, ठीक है। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं और दोनों स्ट्रैंड्स पर ये सीक्वेंस लिखा हुआ है GAATTC। सेंटर क्या हुआ, ये अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेम सीक्वेंस पे कट लगाएंगे। मान लो इस वाले स्ट्रैंड के G और A के बीच में कट लगा रहा है, तो इस स्ट्रैंड के भी G और A के बीच में ही कट लगाएगा। तो यानी ये हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की फंक्शनिंग होती है। सबसे पहले डीएनए की लेंथ, फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस फाइंड आउट करेगा, फिर उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस में बाइंड होके सेंटर पे कट न लगा के सेंटर से थोड़ा अवे सेम सीक्वेंस में कट लगाएगा ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड। दोनों अपोजिट स्ट्रैंड का सेम सीक्वेंस क्या है, जैसे यहाँ पे GA है तो इसके बीच में कट लगा दिए, यहाँ पे GA है उसके, यानी सीक्वेंस सेम होंगे। ऊपर G और A के बीच में कट लगा रहा है तो नीचे भी G और A के बीच में कट लगाएगा। इस तरीके से ये फंक्शनिंग होती है डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग कैसे की जाती है। तो देखिए, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सबको पता होगा ये बेसिकली। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग के लिए देखिए, फर्स्ट लेटर जो होता है किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, फर्स्ट लेटर कहां से लिया जाता है बताइए? जीनस ऑफ माइक्रोब, जो भी ऑर्गेनिज्म उसके जीनस से। फिर सेकंड टू लेटर्स ये कहां से लिए जाते हैं बेटा? जो भी जीनस के बाद क्या आता है? स्पीसीज, उस ऑर्गेनिज्म की जो भी स्पीसीज होगी। देखिए, सेकंड टू लेटर स्पीसीज से लिए जाएंगे। इसके बाद जो भी लेटर आएगा वो कहां से लिया जाएगा? स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जो भी माइक्रोब की जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन माने कॉलोनी, उससे लिया जाएगा। जैसे R लेटर है या H है, A है, कुछ भी हो सकता है। ये जो लेटर होगा दो लेटर के बाद वो कहां, वो क्या इंडिकेट करेगा? स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। फिर इसके बाद रोमन नंबर्स होते हैं। जो रोमन नंबर्स होते हैं, इट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है हमारे पास जिसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। इसका स्ट्रेन है RY और ऑर्डर का स्ट्रेन है 1-3। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया से कोई एंजाइम निकला तो उस एंजाइम का नेमिंग कैसे करेंगे हम? एस्चेरिचिया क्या है? ये जीनस है, इससे हमने E ले लिया, एक लेटर लिया। फिर सेकंड दो लेटर हम कहां से लेंगे? इससे, ये क्या है? स्पीसीज, इससे दो लेटर ले लिए हमने, इको, CO। इसमें से एक R ले लिया हमने और इसमें से रोमन डिजिट हमने ले ली, तो इसका नाम हो गया इको R1। ये क्या हो गया? एंजाइम। ये बैक्टीरिया का नाम है और ये इसमें से निकलने वाला एंजाइम का नाम है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। ऐसे बहुत सारे, अभी आगे हम वेक्टर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे HIND2, ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, है ना। अब ये HIND2 को कैसे देखिए, यहाँ पे H क्या है? हीमोफिलस से लिया गया है, इन्फ्लुएंजा से IN, फिर इसके बाद D क्या हो गया? उसका स्ट्रेन हो गया, और 2 क्या हो गया? ये इसका स्ट्रेन का ऑर्डर। तो ऐसे करके HIND2, जैसे बाम H1 ऐसे करके लिखा है सपोज, ठीक है। तो इसमें बाम क्या है? बैसिलस से B आ गया, है ना। अमाइलो लिक्विफिशियन, ये इसका ऑर्डर होता, स्पीसीज होती है, अमाइलो लिक्विफिशियन होता है। तो इसमें से AM ले लिया, फिर H क्या हो गया? H उसका ऑर्डर, सॉरी स्ट्रेन, और इसमें 1 क्या हो गया? उसका ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन। तो इस तरीके से हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग करते हैं। बाम H1, हिंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा D सेकेंड, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अच्छे से समझ लिया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में एक चीज और आप अच्छे से समझिए,
जब हम इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाते हैं तो डीएनए में कट लगाने पर कौन से एंड प्रोड्यूस होते हैं? स्टिकी एंड। ये स्टिकी एंड क्या होते हैं? देखिए, स्टिकी एंड का मतलब होता है ऐसे एंड जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई डीएनए है और यहाँ पे इसमें कोई सीक्वेंस है GAA TTC, तो यहाँ पे इसका GAA TTC सपोज, और यहाँ पे भी कोई डीएनए है हमारे पास, इधर दो अलग अलग डीएनए, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं GAA TTC, यहाँ पे ले लेते हैं GAA चलो लिख लेते हैं GAA TTC, इधर GAA TTC, ठीक है। मान लो यहाँ पे इसमें कट लगा, तो यहाँ कट लगाने से क्या होगा? ये सीक्वेंस हट जाएगा यहाँ से, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया बेटा? ये यहाँ पे क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर इस डीएनए में यहाँ पे कट लग रहा है मान लो, तो ये सीक्वेंस उड़ गया यहाँ से, तो ये वाला ऊपर का सीक्वेंस क्या हो गया? स्टिकी। अब इस डीएनए में ये वाला स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, इस डीएनए में ये वाला स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। तो स्टिकी का मतलब क्या होता है कि ऐसे एंड जो दो डीएनए को आपस में जोड़ने में लाइगेज की हेल्प करें। अब लाइगेज के लिए काम आसान हो गया, ये डीएनए इसके ऊपर आएगा, ये वाला सीक्वेंस इसके ऊपर आराम से सेट हो जाएगा और ये क्या करेगा? जोड़ देगा इसको एंड्स। तो यहाँ पे टूल्स हमारे लगभग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कंप्लीट हो गया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बेटा मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर्स, इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को कट लगा रहे हैं। न्यूक्लियेजेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स को कट लगा रहे हैं। तो कुछ भी कह लें, मॉलिक्यूलर सीजर्स कह लें, न्यूक्लियेजेस कह लें, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह लें या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कह लें। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। आगे का टॉपिक हम कल समझेंगे।